Abhishek Kumar, All India ranking number 6, Mechanical Engineering. Well done. Adarsh Bharadwaj, Engineering Science 4 AIR. कॉन्टिन्यूम है ना, क्या है? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर, या आप कह सकते हो और हाइपोथेटिकल मैटर विद नो वॉइड्स। ओके, कोई वॉइड्स नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप कोई सा भी मटेरियल ले लो, है ना, even I am talking about a solid material, huh? Let's say this is a rod, it's a solid rod, okay? क्या है ये? It's a solid rod, okay? इसको भी आप जूम करोगे, देखो ये एटम्स हैं, इनके बीच में ये वॉइड्स क्रिएट होता है ना, इसमें भी वॉइड्स होता है, देखो यहाँ पे एटम्स के बीच में वॉइड्स होता है ना। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि हम एक हाइपोथेटिकल मैटर मान रहे हैं जहां पे कोई वॉइड नहीं है। सो हाइपोथेटिकल मैटर विद नो वॉइड्स, ठीक है ना। ये कैसा है? मतलब पहली बात तो इट्स एन अजम्पशन, इट्स नॉट रियलिटी। इट्स अजम्पशन, ठीक है ना, ये एक अजम्पशन है, रियलिटी नहीं है। देखो आप ऐसे समझो, मान लो एक क्लास है, क्लासरूम, ठीक, ये क्लासरूम है एंड लेट्स से सीटिंग कैपेसिटी इज, क्या है इस क्लास का? Seating capacity is 400. 400 students can sit in this class, ठीक है। तो यहां पे देखो यहाँ 400 लोग बैठ सकते हैं, है ना। कभी आपने देखा होगा स्टूडेंट विद 400 कैपेसिटी, है ना, ऐसा क्लासरूम विद 400 कैपेसिटी से लोग बैठे हुए, ठीक है ना। अब देखो अगर इस 400 में मान लो स्ट्रेंथ 350 है या 390 है या 300 है ना, तो क्या है, मतलब लोग यहाँ पे मान लो स्टूडेंट बैठे हुए हैं और बीच बीच में कहीं खाली है, ठीक है, यहाँ स्टूडेंट है, यहाँ स्टूडेंट है, यहाँ स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट बैठे हुए हैं। और बीच में अगर मान लो कहीं पे स्टूडेंट नहीं भी है तो आपको ऐसा लगेगा क्लास भरा हुआ है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं क्लास भरा हुआ है।
है? बीच बीच में voids है, there are voids in between, okay, so there are voids। अगर कहीं 10 सीटें खाली भी हैं तो बाहर से दूर से देखोगे तो आपको लगेगा क्लास भरा हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या बोल देते हैं, क्लास इज फुल पैक्ड। अगर मान लो 10 सीट खाली भी है तो 20 सीट खाली है तब भी बोल सकते हो, 50 सीट खाली है ना, तब भी आप अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो कि क्लास भरा हुआ है। बट मान लो क्लास में 20 ही लोग बैठा हुआ है, अगर क्लास में 20 ही लोग बैठा हुआ है तो क्या आप कह सकते हो कि क्लास भरा हुआ है? नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि क्लास भरा हुआ है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि मैटर के अंदर वॉइड्स होते हैं, है ना। चाहे आप सॉलिड को ले लो, सॉलिड के अंदर भी वॉइड्स होते हैं, बट हम क्या है, हाइपोथेटिकल मैटर मान रहे हैं जिसमें कोई वॉइड्स नहीं है, ठीक है ना। देयर आर नो वॉइड्स, ठीक है। किसमें वॉइड्स नहीं है? मैटर के अंदर वॉइड्स नहीं है। अब ऐसा क्या होता है, तो हम ऐसा मान रहे हैं ना। अब होता क्या है, देखो सॉलिड, लिक्विड, इनके अंदर बाय डिफॉल्ट जो कॉन्टिन्यूअम है ना, होल्ड करता है, यूजली कॉन्टिन्यूअम होल्ड्स। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअम होल्ड करता है, कॉन्टिन्यूअम होल्ड्स, ठीक है। कॉन्टिन्यूअम होल्ड करता है। कॉन्टिन्यूअम होल्ड करने का मतलब क्या है, इसमें मतलब बाय डिफॉल्ट आप मान सकते हो कॉन्टिन्यूअम लगता है। इसलिए आप बोलो, आपने एक चीज देखा होगा, हम एक टॉपिक भी पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअम मैकेनिक्स, जब ऐसी मैकेनिक्स जिसमें कॉन्टिन्यूअम होल्ड कर रहा है। कॉन्टिन्यूअम मैकेनिक्स क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूअम मैकेनिक्स का, ऐसी मैकेनिक्स जहां पे कॉन्टिन्यूअम होल्ड कर रहा है। तो इसमें क्या आता है आपका, SOM आता है, SOM आता है, इसमें क्या आता है आपका, फ्लूइड मैकेनिक्स आता है ना, ये सारी। इसमें क्या आता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आता है। इनको कंबाइन करके आप एक नाम दे सकते हो, कॉन्टिन्यूअम मैकेनिक्स। आपने देखा होगा ये टॉपिक यूज भी करते हैं, बिकॉज दीज आर द ब्रांचेस व्हिच कॉन्टिन्यूअम होल्ड्स। कॉन्टिन्यूअम फेल कहां पे होता है, कॉन्टिन्यूअम फेल होता है गैसेस में, और वो भी सारी गैसेस में नहीं। फेल्स किसमें, इन हाई ऑर्डर वैक्यूम, जहां पे हाई ऑर्डर का वैक्यूम होता है, जहां पे बहुत ज्यादा वैक्यूम है, where there is a high order of vacuum, ठीक है। where there is flow of rarefied gas, क्या मतलब है इसका, मतलब मान लो एक कंटेनर में गैस है, there is a gas in the container, so this is a container, और कंटेनर में मैंने गैस भर दिया, ठीक है। इसके अंदर गैस भर दिया, ठीक है, ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस है। हाई वैक्यूम का मतलब होता है वैक्यूम बहुत हाई है, इसका मतलब क्या है, वैक्यूम का मतलब होता है आपका प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैक्यूम मींस व्हाट, प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा उतना हाई ऑर्डर का वैक्यूम है, जितना ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा उतना ही हाई ऑर्डर का वैक्यूम है। तो लो प्रेशर मेंटेन कैसे करेंगे, यहां से एयर को उठा के बाहर भेजो। जब यहां से एयर को आप बाहर फेंकोगे तो इस गिवन स्पेस में जो एयर के मॉलिक्यूल्स उनकी संख्या कम हो जाएगी, है ना, तो गैस की डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, ठीक। तो यहां पे वैक्यूम फेल हो सकता है, ठीक। रेरिफाइड गैस क्या होता है, रेरिफाइड गैस अगेन यही होता है, रेरिफाइड गैस is a gas with very low density,
ठीक है ना। रेरिफाइड गैस वो गैस है जहां पे गैस है और लो डेंसिटी का गैस है, ठीक है ना। ओके, कहां पे है? जब जैसे रॉकेट है, मान लो रॉकेट, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है रेरिफाइड गैस? इट इज फ्लाइट ऑफ रॉकेट इन द अपर एटमॉस्फेयर। फ्लाइट ऑफ रॉकेट इन द अपर एटमॉस्फेयर, जैसे ही आपका जो रॉकेट है ऐसे फ्लाई करता है ना, और जब ये अपर एटमॉस्फेयर में जाता है, ऊपर के एटमॉस्फेयर में जाता है, हाँ ऊपर, तो यहां पे जो डेंसिटी होता है गैस का बहुत लो होता है, और यहां पे जो गैस होता है उसको हम रेरिफाइड गैस बोलते हैं। ठीक है, रेरिफाइड गैस। अब देखो इसको कैटेगराइज करने का तरीका क्या है। ये तो हो गया कि मतलब एक चीज हमारे समझ में आ गया कि जो कॉन्टिन्यूम का कॉन्सेप्ट है वो फेल हो सकता है आपका, कहां पे फेल हो सकता है? जहां पे आपका गैस हो, ठीक। अब इसको कैसे क्वांटिफाई करेंगे? तो इसके लिए एक नंबर डिफाइन करते हैं, डायमेंशनलेस नंबर है वो, और उस डायमेंशनलेस नंबर को मैं क्या बोलता हूं कि उसको बोलते हैं नूडसन नंबर, लैम्डा बाई एल। ये तो हो गया आपका नूडसन नंबर, ठीक है। लैम्डा क्या है? मीन फ्री पाथ, ठीक है। और एल क्या है? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस। तो इसको मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे डिफाइन करता हूं। mean distance between two successive collisions. ठीक है, अब ये मीन डिस्टेंस क्या है? देखो बहुत सारे पार्टिकल हैं, गैस के केस में, और ये रैंडमली भाग रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये दो पार्टिकल कोलाइड किए, ठीक, ये दो पार्टिकल मान लो कोलाइड किए यहां पे, ठीक।
फिर ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगे, फिर यहाँ से ये जो पार्टिकल डाइवर्ट होकर फिर इससे यहाँ पे कोलिड हो गया। तो अब आप देखोगे इनका कोलिजन, एक कोलिजन हुआ, फिर इस पार्टिकल का दूसरा कोलिजन यहाँ पे हुआ है ना। फिर देखोगे ये पार्टिकल यहाँ से इधर को मूव करने लगे और यहाँ पे जाके इससे कोलाइड किया, है ना। ये जो बीच का है इसको बोलते हैं फ्री पाथ। फ्री पाथ मतलब पार्टिकल एक जगह कोलाइड किया, फिर दूसरा कितनी डिस्टेंस के बाद जाके कोलिजन हुआ है ना। ये इसको बोलते हैं फ्री पाथ। तो अब मीन फ्री पाथ क्या हो गया, ये देखो मीन क्यों, क्योंकि भैया देखो ये हर बार कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पे कोलाइड किया फिर यहाँ पे कोलाइड किया, तो ये डिस्टेंस λ1, ये डिस्टेंस λ2, अब कोई जरूरी ना सेम डिस्टेंस पे जाकर कोलाइड करेगा, ठीक है। तो ये जो फ्री पाथ है वो टाइम, वो पाथ, वो लेंथ है जहां पे कोलिजन नहीं हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, हाँ, वो फ्री पाथ है। और ऐसे बहुत सारे हम इवेंट्स ले लें और उनका एवरेज ले लें तो वो मीन फ्री पाथ हो जाएगा, ठीक है ना। मीन फ्री पाथ क्या है, मीन वैल्यू, इन सब का मीन वैल्यू। मीन फ्री पाथ, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखना, मीन फ्री पाथ कब ज्यादा होता है, मतलब पार्टिकल एक जगह कोलाइड किया फिर दूसरी जगह, फ्री पाथ का लेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या है, कोलिशन, दो कोलिशन के बीच का डिस्टेंस कब ज्यादा होगा, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, कम हो, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर गिवन स्पेस में कम है मतलब डेंसिटी कम है। तो अगर फ्री पाथ ज्यादा है तो आपके लिए खतरे की घंटी है, कॉन्टिन्यूम फेल हो सकता है। तो ये जो न्यूटन नंबर है ना, ये ऐसे ही डिफाइन किया गया है। देखो कैसे, अगर न्यूटन नंबर 0.1 से ज्यादा हो गया, 0.01 इससे ज्यादा हो गया, तो जो आपका है कॉन्टिन्यूम फेल्स। और अगर इससे कम है सो कॉन्टिन्यूम होल्ड्स। तो हमारे केस में ये है, कॉन्टिन्यूम होल्ड करता है ना, कॉन्टिन्यूम होल्ड्स 0.1 से कम है, ठीक है ना, क्लियर है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो हम सीधा वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं जहां पर न्यूटन नंबर यानी मीन फ्री पाथ बाई कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ये जो रेशियो है इट शुड बी लेस देन 0.01। इससे ऊपर होगा तो फिर जो भी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे वो वैलिड नहीं है, वी हैव टू गो फॉर मॉलिक्यूलर थ्योरी, ठीक है। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर टू एवरीवन कि हम in our case in classical thermodynamics, in our case continuum holds good, continuum holds, है ना, that means this is the case. I feel up to this point it's okay. Right, next come macroscopic and microscopic approach. ठीक है, अभी तक हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी कवर कर रहे हैं। आज के बाद हम लोग फर्स्ट लॉ को पे, मतलब जो पहला लॉ है दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसको हम लोग समझेंगे। बट बिफोर कमिंग टू दिस पॉइंट, आप मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक जो अप्रोच है उसको समझने की कोशिश करो। ऐसे समझो, दो इलेक्शन बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं असेंबली इलेक्शन और दूसरा बोलते हैं विलेज में ग्राम प्रधान। ठीक है, दोनों में क्या होता है अब ध्यान से देखना। असेंबली इलेक्शन में वही है जिसमें एमएलए चुना जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसमें प्रधान चुना जाता है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, इससे आपको ज्यादा बेहतर सब क्लियर होगा। अब जो इसका असेंबली का एरिया है तो उसमें देखो कई ब्लॉक्स आते हैं, बहुत बड़ा होता है ना। ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी है,
ठीक, क्या है ये असेंबली इलेक्शंस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है ना। जो काय बढ़ेगी इसमें हार्डली एक या दो विलेज, बड़े गांव में एक गांव का प्रधान होता है, जो छोटे छोटे गांव होते हैं उसमें 2-3 गांवों को मिला के गांव का प्रधान बनाया जाता है। अब इसमें वोट्स आप देखोगे तो इसमें देखोगे कि वोट हार्डली मतलब 500 से लेके 1500 वोट्स तक होते हैं यूजली। मैं ऐसा कोई मतलब आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट सो आई कांट कमेंट ऑन एग्जैक्ट नंबर, बट yes it is somewhere around this number 500 to 1500 अप्रोक्सीमेटली आप 1500 वोटर्स मान लो। बट यहां पे देखोगे 1 से 2 लाख वोट, ठीक है। अब देखो जब ये इलेक्शंस होते हैं, इन इलेक्शन को मैनेज करने के तरीके से आप माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक जो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू है थर्मोडायनेमिक्स का, उसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। देखो वो कैसे, देखो कभी तो कभी तुमने देखा होगा पैसा दिया जाता है इलेक्शन में। मान लो मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूं, प्रोफेसर बैदा, ठीक। देखो एक प्रोफेसर बैदा को समझ गए होंगे अभी तक, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट। ये भाई साहब एमएलए के इलेक्शन में खड़े हैं, ये विधायक बनेंगे और इनके चेला है डॉक्टर उद्धव, तो ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी? स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनको बोला गया पहले तुम प्रधान बनो, है ना, फिर तुमको विधायक की लड़ाई जाएगी, ठीक। गांव है ना। अब देखो जब इलेक्शन का प्रचार होता है तो कोई अगर मान लो प्रोफेसर बैदा एमएलए विधायकी लड़ रहे हैं, तो विधायकी में क्या इनके लिए संभव है कि ये एक एक वोटर के पास जा पाए? एक एक वोटर के पास जा पाए, ये संभव है? नहीं, प्रैक्टिकली वर्चुअली नॉट पॉसिबल। मान लो इलेक्शन कैंपेन 2 महीने में हो सकता है, 2 महीने में अब 2 लाख लोगों को नहीं मिल सकते यार, इट्स वेरी डिफिकल्ट। उनको डील करना कि उनको कन्विंस करना है कि हमें आके वोट करो, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। लेकिन ये 1500 वोटर में तो आप मिल सकते हो। मतलब मान लो आप डॉक्टर उद्धव इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो 4-6 चेले हो गए, वो जाके एक एक घर में एक एक आदमी को कन्विंस, पैर वैर छुएंगे, भैया देखो वोट दे देना, प्रधान बना दो, 5 साल हम आपका ध्यान रखेंगे, है ना। एक एक आदमी से आप बात कर सकते हो, जाके एक एक आदमी को कन्विंस कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो एक फैमिली है यहाँ पे, है ना, जैसे कभी होता है ना, कभी तुम देखा हो 10-15 लोग एक फैमिली में रहते हैं, उसका एक मुखिया है। तो जब इस लेवल पे आप डील कर रहे हो तो आप क्या करोगे? आप एक एक आदमी को जाके एक एक आदमी का पैर तो छू नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? जैसे मान लो ये फैमिली, इसमें 20 मेंबर हैं, इसका एक मुखिया है, इसको पकड़ोगे, इसको बोलोगे देखो 10,000 रुपए है ना, और एक क्वार्टर मतलब पेप्सी की बोतल, है ना, लोग समझ रहे हो ना, पेप्सी की बोतल, चखना वखना सब साथ में लेके पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये 10,000 रुपए और एक क्वार्टर पेप्सी का, है ना, साथ में मतलब सारा इंतजाम करके एक एक आदमी के पास नहीं जाएंगे, मुखिया जी को दे आएंगे, मुखिया जी अपने हिसाब समझ लेंगे, ठीक। बट प्रधानी में ऐसा नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप यू आर नॉट डीलिंग विद अ इंडिविजुअल थिंग, यू आर डीलिंग विद अ ग्रुप ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल।
प्रधानी के इलेक्शन में क्या था, ये घर के 4 मेंबर है ना, इनका पैर अलग छुएंगे, इनका पैर अलग छुएंगे, इनको अलग 100 रुपए देंगे, इनको 100 रुपए देंगे, ये क्वार्टर पीने वाले इनको कुछ नहीं देंगे, क्वार्टर पिला देंगे, इनका पैर छूने से ही काम चल जाएगा, है ना, इनको 2 किलो गेहूं दे देंगे, इनको 2 किलो चना दे देंगे, सबको मैनेज कर लेंगे। ये है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कि आप जाओ एक एक आदमी को डील करो, किसमें, ग्राम पंचायत। यहाँ आप विधायकी लड़ रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते, एक एक आदमी का पैर 2 महीने में कहाँ से एक एक आदमी का पैर छू लोगे, नॉट पॉसिबल। आप मुखिया को पकड़ते हो, उसी को डील कर लेते हो, ठीक है, सेम चीज होता है। तो प्रोफेसर वैद्या ने क्या किया, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, वो एमएलए का इलेक्शन, और प्रधानी का इलेक्शन इज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब देखो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या है, हम 2 मीटर क्यूब का गैस ले लेंगे, 2 मीटर क्यूब का कंटेनर है, ठीक है ना, हम यहाँ बल्क में देखते हैं, वी डोंट वर्क ऑन अ इंडिविजुअल पार्टिकल, है ना। तो देखो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या है, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर इज टेकन इनटू अकाउंट, मुखिया सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब 10-20 लोगों के गिरोह को, विदाउट कंसिडरिंग इवेंट अकरिंग एट द मॉलिकुलर लेवल। अब आप मुखिया जी को गए, 10,000 रुपए दिया, क्वार्टर दिया, अब मुखिया जी हर घर वाले को दे रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है ना, ऐसा आपने चेक किया नहीं, कर भी सकते हो नहीं, मतलब आपने चेक नहीं किया, आपको नहीं पता है कि 10 लोगों को मिल रहा है या मुखिया जी संभाल ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता। तो हम इसमें इन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच सर्टेन क्वांटिटी, इट्स नॉट क्वालिटी, सॉरी, इट्स क्वांटिटी, certain quantity of matter is taken into account without considering the event occurring at the molecular level। मतलब हमने पार्टिकल्स के कलेक्शन को पकड़ लिया और मॉलिकुलर लेवल पे क्या हो रहा है, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, ठीक है ना। जबकि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होता है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आर स्टडीड, ठीक है ना, एक एक आदमी को पकड़ा, उसका पैर वैर छू किया, जैसे प्रधानी के इलेक्शन में किया था, और फिर हम क्या नाम है उन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर को स्टडी करके उसको सम अप कर देंगे, ठीक है ना। सो दैट इज नोन एज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, जो कि हम नहीं पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक क्या है, एमएलए का इलेक्शन लड़ना, आप ग्रुप ऑफ पीपल को पकड़ो, उनको डील कर लो, उनके मुखिया को डील कर लो, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक क्या है, वो प्रधानी का इलेक्शन, ठीक है ना, उसमें एक एक आदमी को पकड़ो, उसका पैर छुओ, उसको समझाओ भैया वोट हमें देना 5 साल तक, फिर हम तुम्हें समझेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी स्टडी इज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, नॉट माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है। आई होप माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक योर अप्रोच इज क्लियर। आप चाहो तो उसका ये डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हो। सो आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, यू कैन नोट डाउन दी डेफिनेशंस। आई होप कि ये डेफिनेशन आपने लिख लिया होगा। ओके, प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना। तो प्योर सब्सटेंस एज अ चैप्टर हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे, बट फॉर टाइम बीइंग इट इज अ सब्सटेंस दैट हैज फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन,
that has fixed chemical composition throughout and is homogeneous, ठीक है ना, जिसका केमिकल कंपोजिशन फिक्स है थ्रू आउट, ठीक है, और वो होमोजीनियस है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डब्बा है जिसमें N2 भरा हुआ है, नाइट्रोजन, एक डब्बा है इसके अंदर नाइट्रोजन भरा हुआ है, ठीक है, तो दिस इज अ प्योर सब्सटेंस। एक डब्बा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, सो दिस इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। एक डब्बा है इसमें आर्गन है, तो ये सारा प्योर सब्सटेंस है। देखो है सेम केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट एंड इज होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब इसके इस पार्ट में जितना डेंसिटी है उतने डेंसिटी इस पार्ट में, जो ये दे आर होमोजीनियस, ठीक। अब देखो गैसेस कैन बी ट्रीटेड लाइक एन प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का एक एग्जांपल आपका वाटर भी हो सकता है ना? वाटर है, मान लो एक कंटेनर है, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक, ये वाटर है, ये कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। दिस कैन बी ट्रीटेड लाइक अ प्योर सब्सटेंस। केमिकल सेम केमिकल कंपोजिशन कितना है, कौन सा केमिकल कंपोजिशन है, H2O और होमोजीनियस है, विद इन द बाउंड्री इट इज होमोजीनियस, दिस इट इज होमोजीनियस, ठीक है। अब देखो गैसेस कैन बी ट्रीटेड लाइक, जैसे इंडिविजुअल गैसेस है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इंडिविजुअल गैसेस दे कैन बी ट्रीटेड लाइक एन प्योर सब्सटेंस। कमिंग टू मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ गैसेस कैन आल्सो बी ट्रीटेड लाइक एन प्योर सब्सटेंस provided that mixture is homogeneous। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, provided the mixture is homogeneous। मिक्सचर ऑफ गैसेस को, सिर्फ एक इंडिविजुअल गैस को ही नहीं, you can treat mixture of gases as a pure substance provided that mixture is homogeneous। For example, the best example of this is air, okay, so air is a pure substance, okay। So let's say कि मेरे पास ये डब्बा है ना, so air is a mixture of several components, okay, several gases, और वो गैसेस क्या है, CO2 है ना, N2 है, O2 है ना, आर्गन है, मेनी गैसेस, प्राइमरली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। अगर ये जो मिक्सचर है विच इज दिस इज होमोजीनियस, सो इट कैन बी ट्रीटेड लाइक एन प्योर सब्सटेंस, ठीक है। दिस मिक्सचर कैन बी ट्रीटेड लाइक एन होमोजीनियस, ठीक। तो ये भी समझ में आ गया, गैस, इंडिविजुअल गैस को हम प्योर सब्सटेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, एंड मिक्सचर ऑफ गैसेस कैन आल्सो बी ट्रीटेड लाइक एन प्योर सब्सटेंस एज लॉन्ग एज मिक्सचर इज होमोजीनियस, ठीक है। मिक्सचर ऑफ टू फेसेस कैन आल्सो बी, दो गैस का मिक्सचर को नहीं, दो फेस का मिक्सचर कैन आल्सो बी ट्रीटेड लाइक एन प्योर सब्सटेंस प्रोवाइडेड दैट मिक्सचर इज होमोजीनियस। क्या मतलब है इसका, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मिक्सचर है, इसमें क्या नीचे ये आइस है ना, और बीच में ये वाटर बना हुआ है, ये आइस है, तो आइस प्लस वाटर का मिक्सचर है, टू फेज मिक्सचर, ठीक है। अगर ये मिक्सचर होमोजीनियस है, देखो इसका अब आइस और वाटर है तो केमिकल कॉम्पोजिशन तो सेम है, H2 है, H2O है दोनों में। अगर ये मिक्सचर होमोजीनियस है आइस और वाटर का, देन यू कैन कॉल इट एज अ प्योर सब्सटेंस। तो केमिकल कंपोजिशन तो फिक्स है ही और होमोजीनियस भी है। ऐसे ही मान लो एक डब्बा है ना, बंद डब्बा, और इसमें वेपर और उसका मिक्सचर है, वाटर का, स्टीम और वाटर। अगर ये मिक्सचर होमोजीनियस है, यू कैन ट्रीट दिस मिक्सचर लाइक एन प्योर सब्सटेंस, है ना। तो इस हिसाब से देखो जितने भी फेस चेंज प्रोसेस होते हैं, they all can be treated like a pure substance। For example,
कितने फेज चेंज प्रोसेस है? ऑल फेज चेंज प्रोसेस। ठीक है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, जैसे और क्या उसमें वेपोराइजेशन ऑफ वाटर द लिक्विड, सब्लिमेशन प्रोसेस, ये सब टू फेज चेंज प्रोसेस है। तो मोस्टली वी कैन ट्रीट देम लाइक एन प्योर सब्सटेंस, बट कंडीशन क्या है? वी कैन ट्रीट देम लाइक अ प्योर सब्सटेंस, बट व्हाट इज द कंडीशन? देयर इज ओनली वन कंडीशन, दैट दिस मिक्सचर मेल्ट। अगर आइस मेल्ट हो रहा है, वाटर बन रहा है, वाटर एंड आइस मिक्सचर शुड बी होमोजीनियस। अगर कंडेंसेशन ऑफ स्टीम हो रहा है, दैट स्टीम वाटर मिक्सचर शुड बी होमोजीनियस। एंड वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड हो रहा है, वाइस वर्सा, मतलब कंडेंसेशन का उल्टा वेपोराइजेशन। तो दैट मिक्सचर मस्ट बी होमोजीनियस, देन ओनली इन दैट केस वी कैन ट्रीट दिस एज अ फेज चेंज प्योर सब्सटेंस प्रोसेस। गैस को प्योर सब्सटेंस मान सकते हैं, मिक्सचर ऑफ गैस को मान सकते हैं इफ मिक्सचर इज होमोजीनियस। दो फेस अलग अलग, जैसे सॉलिड लिक्विड, लिक्विड वेपर है ना, सॉलिड वेपर को हम फेस मान सकते हैं प्योर सब्सटेंस अगर मिक्सचर होमोजीनियस है तो। ठीक है, अब देखो एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है, कैन मिक्सचर ऑफ, जैसे हमने दो डिफरेंट फेज बोला ना, कैन मिक्सचर ऑफ लिक्विड एयर एंड गैसियस एयर है ना बी ट्रीटेड एज अ प्योर सब्सटेंस? अगर एयर है ना, एयर और आप लिक्विड एयर को लिक्विड फॉर्म में ले रहे हो एंड यू आर ट्रीटिंग एयर इन अ गैसियस फॉर्म, कैन इट बी ट्रीटेड लाइक एन प्योर सब्सटेंस? द आंसर इज बिग नो। ठीक है ना, व्हाई नॉट? मान लो एक बड़ा सा कंटेनर है ना, ये गैसियस एयर है और यहां कंडेंस करके ये लिक्विड एयर है। लिक्विड एयर मतलब एयर को कंडेंस कर दो। एयर का कॉम्पोजिशन क्या होता है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, सबको आप कंडेंस करके लिक्विड फेज में ले जा सकते हो। तो ये लिक्विड एयर है और ये गैसियस एयर। सो दिस इज गैसियस एयर, दिस इज लिक्विड एयर। ठीक है, इनके मिक्सचर को हम प्योर सब्सटेंस क्यों नहीं बोलते? सबसे पहले देखना क्यों। इसमें इसका कॉम्पोजिशन समझ रहे ना, गैसियस एयर का कॉम्पोजिशन, इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा? नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन है ना, देन आर्गन, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन। इसके बाद में हमें मेनली नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अब देखो, जब इसको कंडेंस करके लिक्विड फॉर्मेट में ले आओगे ना, नाइट्रोजन अलग टेम्परेचर पे कंडेंस होता है और ऑक्सीजन अलग टेम्परेचर पे कंडेंस होता है। उनके कंडेंसेशन टेम्परेचर के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है ना, इसलिए अगर इसमें जितना परसेंटेज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होगा, सेम परसेंटेज नाइट्रोजन ऑक्सीजन का लिक्विड एयर में नहीं होगा। इसका कॉम्पोजिशन और इसका कॉम्पोजिशन में फर्क होगा। इसका कॉम्पोजिशन अगर C1 है तो इसका कॉम्पोजिशन C2 होगा। मतलब लिक्विड एयर एंड गैसियस एयर का जो कॉम्पोजिशन है दैट इज नॉट सेम। लिक्विड एयर और गैसियस एयर का जो कॉम्पोजिशन है दैट इज नॉट सेम। इसका कॉम्पोजिशन अलग है गैसियस एयर का, लिक्विड एयर का कॉम्पोजिशन अलग है। ठीक है, इसलिए आप पूरे को यू कैन नॉट ट्रीट इट लाइक अ प्योर सब्सटेंस।
तो मिक्सचर, अगर आप सिर्फ एक गैसियस एयर को लोगे, यू कैन ट्रीट दिस एज अ प्योर सब्सटेंस। बट अगर आप एयर में लिक्विड एयर को लिक्विड फॉर्म में भी लोगे और गैसियस फॉर्म में भी लोगे, यू कैन नॉट ट्रीट इट लाइक अ प्योर सब्सटेंस। द रीजन बीइंग इन दोनों का जो कॉम्पोजिशन है दैट इज डिफरेंट। आई होप ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर आ गया होगा। ओके, तो समझ में आ गया है ना। प्योर सब्सटेंस क्या है, केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए और होमोजेनियस होना चाहिए, है ना। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। प्योर सब्सटेंस, इंडिविजुअल गैसेस प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर ऑफ गैसेस प्योर सब्सटेंस लेकिन होमोजेनियस, दो डिफरेंट फेज का मिक्सचर प्योर सब्सटेंस लेकिन बोथ दैट मिक्सचर शुड बी होमोजेनियस। फेज चेंज प्रोसेस, they are also, they can also be treated like an हाँ। अब देखो नॉन होमोजेनियस का मतलब समझो, यहां तक क्लियर। लिक्विड एयर और गैसियस एयर का मिक्सचर जो है आपका नहीं है, क्यों नहीं है आपका, क्या नाम है, प्योर सब्सटेंस, क्योंकि उसका केमिकल कंपोजिशन अलग है। ऑयल और वाटर का मिक्सचर, ये केमिकल का, ये क्यों नहीं है, ये क्योंकि ये होमोजीनियस नहीं है। देखो कैसे, मान लो ये पानी है, तो पहली बात तो एक चीज तुम्हें समझ में आएगा, डेंसिटी वाटर का ज्यादा होता है यूजली। जो पानी का वाटर का डेंसिटी है वो ज्यादा होगा, तो वाटर होगा नीचे और ये होगा ऊपर ऑयल, तो नीचे वाटर हो गया, ऑयल का डेंसिटी अलग होगा, इसका डेंसिटी अलग होगा। तो पहले आप देखो, अगर इसको पूरा मिक्सचर के तौर पे देखो, क्या इसका केमिकल कंपोजिशन सेम है, नहीं है। ये वाटर का अलग होगा, ऑयल का अलग होगा, क्या ये होमोजीनियस है, नहीं है। इसका डेंसिटी और है, इसका डेंसिटी और है, ठीक है ना। क्लियर, तो समझ में आ गया प्योर सब्सटेंस के। आगे और हम धीरे धीरे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं पहले और भी बता चुका हूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में हम लोग और जगह, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम। कितने इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी चाहिए स्टेट को फिक्स करने के लिए, याद करो व्हाट इज इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये मैं पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर दो प्रॉपर्टी को आपको एक को कांस्टेंट करके दूसरे को वेरी किया जा सकता है, मतलब दो है, ये 1 है, ये 2 है, 1 2, तो अगर 1 को फिक्स किया 2 को वेरी कर सकता हूं अप एंड डाउन, या 2 को फिक्स करके 1 को अप एंड डाउन कर सकता हूं। मतलब एक को फिक्स करके अगर दूसरा वेरी किया जा सकता है देन दे आर इंडिपेंडेंट। अब जैसे इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट फॉर आइडियल गैस। अगर मान लो मेरा आइडियल गैस है मेरे पास एंड आई हैव इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर, टू प्रॉपर्टीज। अगर आप आइडियल गैस का टेम्परेचर चेंज करोगे उसका इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, है ना। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि टेम्परेचर कांस्टेंट और इंटरनल एनर्जी वेरी हो गया, नहीं, इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, इट विल वेरी ओनली व्हेन टेम्परेचर विल चेंज, ठीक है। दे आर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो अगर एक प्रॉपर्टी को आप वेरी कर सकते हो दूसरे को कांस्टेंट करके, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो कितना इंटेंसिव प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी इंटेंसिव होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दोनों हम लोग आगे डिफाइन कर चुके हैं कि इंडिपेंडेंट इंटेंसिव क्या होता है। उसकी स्टेट को फिक्स करने के लिए कितने आपको इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी चाहिए, दैट इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब कहीं पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, दैट इज डिसाइडेड बाय गिब्स फेज रूल, ठीक है ना। सो लेट्स से गिब्स फेज रूल इज गिवन बाय F इज इक्वल टू C माइनस 5, C माइनस 5 है ना प्लस 2। तो F क्या है, F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। C is number of components,
नंबर ऑफ फेसेस, कितने फेसेस है ना, जिसको बोलते हैं गिब्स फेज रूल। ध्यान रहे मटेरियल साइंस में जब हम फेज डायग्राम वगैरह बनाते हैं ना तो यहाँ 1 भी होता है, फेज डायग्राम के केस में यहाँ 1 होता है, क्योंकि वहां 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलरेडी हम एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं। बिकॉज वो जो आयरन कार्बन डायग्राम और जितना भी आपका फेज डायग्राम है, दे आर ड्रॉन एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कांस्टेंट प्रेशर, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा, देन ओनली इट विल बिकम 1, अदरवाइज इट्स एक्चुअली 2। ठीक है, मान लो सिंगल कंपोनेंट सिंगल फेज सिस्टम है। ठीक है, सिंगल कंपोनेंट सिंगल फेज सिस्टम क्या है, जैसे नाइट्रोजन भरा हुआ है, एक कंपोनेंट एक फेज, ये CO2 भरा हुआ, इंडिविजुअल गैसेस है। मान लो एयर भी है, ठीक है, एयर भी होमोजीनियस है ना, तो उसको एक जैसा मान लेते हैं, एक कंपोनेंट सिंगल फेज सिस्टम, मतलब एक फेज है, एक फेज कौन सा होगा, गैस फेज, और एक कंपोनेंट है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना चाहिए होगा C-5 + 2 है ना। कंपोनेंट कितना है 1 है, फेज कितना है 1 है, और +2 तो कितना हो गया 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया आपका 2। ठीक है ना, 2 variables, 2 properties are required to fix the state of system, so it can be pressure and temperature। है ना, it can be pressure and internal energy, है ना, pressure and enthalpy। ठीक, कोई दो प्रॉपर्टी है तो बाकी सारी आप निकाल सकते हो, अगर 2 पता है ना आपको, रिमेनिंग ऑल यू कैन कैलकुलेट, है ना। तो सिंगल कंपोनेंट सिंगल फेज सिस्टम को डिफाइन करने के लिए यू नीड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 सिंगल कंपोनेंट 2 फेज सिस्टम, ये सारे फेज चेंज प्रोसेस हैं, ऑल फेज चेंज प्रोसेस। ऑल फेज चेंज प्रोसेस, जितने भी फेज चेंज प्रोसेस हैं, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंगल कंपोनेंट 2 फेज सिस्टम। जैसे मैंने बताया, आइस का पिघलना, पानी का वेपोराइज करना, स्टीम का कंडेंस होना, सॉलिड का या वाटर का सब्लिमेशन होना, वेपर में कन्वर्ट होना, ऑल दिस कम्स अंडर सिंगल कंपोनेंट 2 फेज। 2 फेज है, मेल्टिंग ऑफ आइस में कौन से 2 फेज है, आइस और वाटर, सॉलिड और लिक्विड, है ना। तो F = क्या होगा, C-5 + 2। कंपोनेंट 1, जैसे मान लो यहां पे पिघल रहा है ये आइस, कंपोनेंट 1, फेज 2, कंपोनेंट 1 फेज 2, ठीक है ना। तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चाहिए होगा 1। अब जैसे प्रेशर टेम्परेचर में से एक पता चल जाए, प्रेशर पता चल जाए, टेम्परेचर पता चल जाए, ठीक है, या तो प्रेशर पता लग जाए या टेम्परेचर पता लग जाए, एक वेरिएबल पता लग जाए, ठीक है, तो दूसरा फिक्स हो जाता है। जैसे मान लो आइस मेल्ट हो रहा है, तो आपने फिक्स कर दिया 1 atm पे हो रहा है, तो पक्का है टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो फेज चेंज में आपको एक वेरिएबल बताना होता है, दूसरा ऑटोमेटिकली आपका पता चल जाता है। सिंगल कंपोनेंट 3 फेज सिस्टम, तो ये तुम्हारा हो गया ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे आइस, वाटर एंड वेपर क्या करता है, इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, है ना। C-5 + 2। तो कंपोनेंट क्या है 1, फेज कितने 3, ट्रिपल पॉइंट पे क्या लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, वेपर भी है ना। तो 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होने का मतलब क्या है, कुछ भी वेरी नहीं हो सकता, सब कुछ फिक्स है ना। तो आप ट्रिपल पॉइंट पे, अगर आप ट्रिपल पॉइंट का बात करोगे वाटर के लिए ना, तो इसका टेम्परेचर फिक्स होता है लगभग 0.01 डिग्री सेल्सियस, दैट इज ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, एंड ट्रिपल पॉइंट प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली 0.611 kPa। इस डेटा को याद रखना, समटाइम्स इट इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। इसको केल्विन में लिखोगे तो इट इज 273.16 केल्विन। ओके, ठीक है।
ठीक है ना। तो यूजुअली हम लोग टू फेज ऐसे सिस्टम से डील करते हैं जिनका जो कंपोनेंट है वो आप जिनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 चाहिए होता है, ठीक है ना। यूजुअली हम ऐसा सिस्टम, उनको सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम भी बोलते हैं। अगर किसी सिस्टम की स्टेट को फिक्स करने के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए तो उसको हम सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम भी बोलते हैं, जैसे कि एयर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या और गैसेस का मिक्सचर हो गया जहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2